हेलो स्टूडेंट्स। कैसे चल रहा है? आपने नया रास्ता पढ़ना शुरू कर दिया होगा और पहले के दो वीडियो में आपने काफी अपनी समस्याएं अच्छे से सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और जो प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए उसमें से आपको मिले भी होंगे। तो आज हम पांचवा अंक पढ़ेंगे, पांचवा अध्याय जो है इसका वो पढ़ेंगे। पहले हमने देखा ही है कि मीनू नाम की जो इस उपन्यास की मुख्य पात्रा है उनके बारे में जाना। उसका जीवन कैसा है, उसके शादी के लिए काफी रिश्ते आ रहे हैं, पर बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, इसके कारण मना किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि जो पहले अमित नाम का जो देखने के लिए आया था उसने मना कर दिया और अपनी इसी समस्याओं के कारण कि उसकी शादी के लिए अड़चने आ रही हैं तो उसने यह सोचना बंद कर दिया कि उसने लगा कि अभी शादी ही नहीं करेगी, क्योंकि बार बार जब रिजेक्शन था उसको मिला तो उसको एक हीन भावना से उसके मन में आ गई और अब उसने ये सोचा कि वो अपने जीवन का एक भी पल, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करेगी, गवाएगी नहीं। वो अपने जीवन को एक अलग ही मुकाम पर लेके जाएगी। वो आगे पढ़ाई करेगी और क्या बनेगी? वकील। पहले तो उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर नहीं भेज रहे थे, उसकी तो हमेशा से ये इच्छा थी कि वो वकील बने। अभी जब बार-बार ऐसा हो रहा था तो उसके पेरेंट्स ने भी उसको जाने की परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी, क्योंकि उसके लिए उसको हॉस्टल जाना पड़ता था। तो यहाँ वो हॉस्टल अभी जाने के लिए इस अध्याय में हम देखते हैं कि तैयार हो गई है, पेरेंट्स उसके मान गए हैं और अभी उसको मेरठ जगह का नाम है, वहां पे वकालत में दाखिला मिल गया। और जो उसके दिल में थी कि कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और उसके लिए वो लगन से काम करने लगी, लगन से वो पढ़ने लगी और उसको था कि वो इतना पैसा कमा लेगी कि समाज में, अपनी जो सोसाइटी में सिर ऊंचा रख के करके चल सकेगी, क्योंकि हमेशा ही उसको रिजेक्ट किया गया, पैरों पे नहीं खड़ी थी। तो उसे लगने लगा कि हर जगह तो पैसे का ही बोलबाला है। अगर उसके पास, पेरेंट्स के पास पैसा होता ज्यादा तो शायद उसको ये समस्याएं ना आती जो उसके जीवन में आ चुकी। पर यहाँ पे वो वकालत पढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय उसने कर लिया और उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अभी वो हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही है। यहाँ तो पहले तो अपने पेरेंट्स के पास ही रह के पढ़ रही थी और उसके जाने में अभी केवल 15 दिन रह गए हैं। और कैसे हॉस्टल में रहेगी ये भी उसको एक बार वो डर रही थी। पर दूसरी तरफ उसको लग रहा था कि वहां जाकर पढ़ेगी और एक वकील बनेगी, यही उम्मीद से वो खुश हो रही थी। अभी जाने के लिए, जैसे हॉस्टल में जाने के लिए तैयारियां होती है कि नए कपड़े चाहिए, अभी हॉस्टल जाने की उसको खुशी भी थी और अभी जाने लगी है तो माँ उसकी हर रोज नई डिशेस बना के उसकी पसंद की चीजें खिला रही थी कि हॉस्टल में पता नहीं वैसा खाना मिले या नहीं। और 15 दिन का समय बीत गया, हॉस्टल जाने का समय आ गया और उसके सामने एक ही उद्देश्य था और एक ही उसका सपना था कि उसे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होना है। जैसा मोस्टली होता है कि यहाँ भी जाने के समय थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, घर छोड़ना था और पहली बार अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से अलग हो रही थी। जाने के टाइम माँ ने उसको आशीर्वाद दिया कि एक सितारे की तरह तुम चमको और उसकी रोशनी पूरे संसार में फैले। हर तरह के उसको आशीर्वाद देके कि जीवन की खुशियां मिले, जो भी वो एम लेकर जा रही है उसके लिए वो सफल हो जाए। यहाँ अपने माता पिता से मिलके, भाई बहनों से प्यार करके वो अपने रास्ते पर चल पड़ी, जहाँ मेहनत से ही उसको सफलता मिल सकती थी और जिसके वो ठान के चल पड़ी कि वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपना जो एम है उसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ती रहेगी। अभी हॉस्टल में जाने के बाद कुछ दिन तो उसे अच्छा नहीं लगा, सब कुछ नया लग रहा था, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना और घर पे रहना थोड़ा अलग होता है।
पर धीरे-धीरे उसके दोस्त भी बन गए और पर अधिक समय वो अपनी किताबों के साथ बिताती, क्योंकि उसका तो एम था कि उसको पढ़ के आगे बढ़ना है। और हमेशा किताबें जब भी वो पढ़ने लगती, तो अपनी जो पुरानी यादें उसमें खो जाती थी, सोचने लगती थी कि जब उसके पिता पूछते थे कि बड़ी होकर क्या बनोगी? तो वो हमेशा बोलती थी मैं बड़ी होकर वकील बनूँगी, क्योंकि उसे वकील बनना अच्छा लगता था। और कभी माँ जब सुनती तो बोलती कि कुछ नहीं बनना है वकील वगैरह, अभी तुम्हें कौन पढ़ाएगा इतना, हम तुम्हें नहीं पढ़ाने वाले और 18 साल की उम्र में ही तुम्हारी हम शादी कर देंगे। और जैसी वहाँ उनकी परंपरा रही है या पहले हम जो सोचा जाता था कि लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना, लड़कों की बात और है। पर यहाँ वो हर चीज़, हर समस्या से निकल कर अपनी उद्देश्य की तरफ चल पड़ी है। एम जो हमेशा से वो सोच रही थी, वो उसने करना शुरू कर दिया है। और जब माँ मना करती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि पढ़ाई में तो वो अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी और हमेशा से उसको ये लगता था कि उसको अपने पैरों पर खड़ा होना है। पर घर से पेरेंट्स उसको आगे लड़की होने के कारण आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। अभी जब वो ऐसी बातों में खोई हुई थी हॉस्टल में बैठ के, तो उनकी उसकी जो फ्रेंड है माया, उसने आकर बताया कि तुम्हारे पिताजी आए हैं और गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। अभी जब वो सुनती है तो एकदम से एक्साइटेड होके वो पिता से मिलने चली जाती है और पिता को देखकर वो बहुत खुश होती है। उसकी माँ ने बहुत सारा सामान भेजा था, उसको उसने लिया और उसके पिता कुछ जो भी सामान था दिया और 1 घंटा रुककर वो वापस चले गए, क्योंकि हॉस्टल में उनका रहना तो अलाउ नहीं था ना। अभी यहाँ से नया अध्याय शुरू होता है, छठा। वहाँ हम देखते हैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि सीन बाय सीन यहाँ पर आ रहा है। ये उसके हॉस्टल का सीन दिखाया, अभी यहाँ पर सीन बदलेगा। तो यहाँ पे सीन में क्या है कि मायाराम, जिसके बेटे के साथ मीनू की शादी की बात चली थी, उसके घर का दृश्य अभी दिखाया जा रहा है कि घर पे अभी जो चर्चा चल रही है वो धनीरामल जी और उनकी बेटी सरिता। और अमित की माँ के मुंह से हमेशा धनीमल जी की प्रशंसा सुनाई देती। वो तो हम समझ ही गए कि क्यों सुनाई देती। हमने पीछे पढ़ा कि वहां से उसको 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। यहाँ पे फिर प्रश्न आ सकता है कि माँ के मुंह से धनीमल जी की ही प्रशंसा क्यों होती थी, क्योंकि उन्हें वहां से अच्छा दहेज 5 लाख रुपए के रूप में मिलने वाला था। पर अमित को ये बात पसंद नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। यहाँ हम ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो अच्छा भी है, कि जब दहेज लेते हैं तो समझो कि लड़का खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। अभी उसका भी अपना ईगो था। अभी वो बोलते हैं कि उसने, कहते हैं कि अपनी फैक्ट्री लगाई है और ईश्वर की कृपा से पैसे भी अच्छे हैं, अगर फैक्ट्री लगाई तो पैसे वाले ही होंगे। तो फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? उसके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि ऐसा क्यों है? मीनू का, और जब भी ये बात चलती तो उसके सामने वो मीनू का चेहरा उसको नजर आता, एक भोला-भाला सांवला-सा। हाँ, अमित उससे अ, वो चाह रहा था कि उसके साथ उसकी शादी हो, पर यहाँ बोल नहीं पा रहा। फोर्सफुली अपने पेरेंट्स से वो नहीं ये बात करवा रहा। उसको बहुत बुरा भी लगा था कि जब मीनू के लिए मना कर दिया था, पर उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि अपने माता-पिता को अपनी बात कह सके। और एक दिन उसने माँ के सामने कहने का हौसला भी किया था, साहस किया था कि तुम मेरी सरिता से क्यों शादी करवाना चाहती हो? और क्या कि तुमने तो बिना देखे उसको अपने घर लाने के लिए उतावली हुई रहती हो, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही हो। तुमने तो देखा भी नहीं है। तो यहाँ क्यों एक्साइटेड है वो? क्योंकि उसे दहेज दिखाई दे रहा है। तो माँ कहती है कि मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु फ़ोटो में तो अच्छा है, देखने में क्या बुरी है? वो इसके लिए वो उसको ये जवाब देती है। तो
वो बोलता है कि माँ को कि मीनू में क्या कमी है, देखने में ठीक है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है और सारे काम भी कर लेती है। तो माँ उसे वो बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो मीनू एक कुशल गृहिणी, मतलब अच्छी घर संभालने वाली लड़की होगी, घर संभाल सकेगी। वो अपने माँ को आश्वासन दे रहा है, वो माँ को बार-बार बता रहा है। तो अब माँ और बेटे में दोनों में ये बातचीत चल रही है। तो बोलती है, "अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है और पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे।" माँ उसको समझाने की कोशिश करती है। उसको आर्गुमेंट उनका आपस में चल रहा है, आपसी आपसी बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रहा है। माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, अभी वो अपनी बात कहता है, पर माँ जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया, तब उसके दिल पर क्या बीती हो? उसको इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि देखने के बाद तुम उसको मना कर रहे हो शादी के लिए। तो अभी माँ को समझ आता है, कहती बस इतनी सी बात सोच रहा है अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो या इकलौते बेटे हो, अकेले ही बेटे हो, एक ही बहू घर में आनी है और 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। तो उसका ये कहना है कि अकेले बेटे तो हम अच्छी-सी देखभाल के ही लेके आएँगे, कि ये कोई ऐसे खिलौनों की शादी तो है नहीं, गुड़िया की शादी तो है नहीं, कि कर लो फिर छोड़ दो, कि ये तो हो नहीं सकता। पर जब शादी एक ही बार होनी है, तो फिर वो अच्छे से देखभाल करके वो लड़की इस घर में लाएँगे बहू बनाकर। तो कहता है मैं भी यही कह रहा हूँ कि माँ की शादी ज़िंदगी में एक ही बार होनी है। अमित अपनी माँ से बात कर रहा है। इतने बड़े घर की लड़की तुम्हें आराम दे सकेगी? अभी इसको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि क्या दे सकेगी? तुम्हें आराम करवा सकेगी? और तुम्हारे घर के कामों में मदद करेगी? अगर तुम इतने दहेज वाली लड़की, इतने बड़े घर की, धनी घर की लेके आ रही हो, तो वो क्या घर सँभालेगी? अब ये डाउट वो अपनी माँ के मन में डाल रहा है। तभी माँ भी तैयार है पूरा उसका उत्तर देने के लिए। कहती ये बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ? नौकर रख लेंगे, क्या ज़रूरत है बहू घर में आकर काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा? घर में नौकर ही तो काम करते होंगे। मतलब अपने आप को वो तसल्ली दे रही है कि नहीं वो काम नहीं करती होगी, क्योंकि बड़े घर की है वहाँ नौकर-चाकर ही काम करते होंगे। अभी फिर अमित बोल रहा है कि तुम सब समझती हो, जानती हो माँ, देखती नहीं मौसी की हालत। अभी वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि मौसी के घर पे क्या हो रहा है। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। देख लिया उस सुंदर सलोनी बहू ने मौसी की क्या हालत की हुई है। अमित माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी माँ सोचते बोलते हाँ वो तो है। मौसी जी ही घर का सारा काम करती हैं। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी हैं, तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे काम यह नहीं आता। मैंने कभी घरों में किया ही नहीं है अपने। हमारे घर में तो कहते कई नौकर-चाकर थे, इसलिए काम करने की आदत नहीं है। घर के काम से कहते उसको कोई मतलब नहीं है। किसकी बात चल रही है? मौसी की बहू की, जो एक धनी परिवार से आई है और घर के कामकाज में बिल्कुल भी मौसी का हाथ नहीं बटाती। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उसको, जो उनकी जो प्यारी बहू है। हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं, कि वो बाहर अगर कहीं घूमने-फिरने जाना हो, तब उसे कुछ नहीं। और अभी तो एक बच्चे की माँ भी बन गई है। अमित अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ माँ को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो वही बहू एक बच्चे की माँ है, पर उसे क्लब ही प्यारा है और जाना जाती है तो मौसी के पास ही छोड़कर वो बच्चे को चली जाती है। और अभी वो बता रहे कि मैं एक दिन मौसी के घर गया था और मौसी को तेज बुखार था और उस बुखार में भी वह सारा घर का काम कर रही थी और बच्चे को भी सँभाल रही थी। और कहते मुझे बहुत तरस आ रहा था, दया आ रही थी। वो इन विचारों से ये एक प्रत्यक्ष घटना के द्वारा अपनी माँ को समझाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो बड़े
धनी परिवार की लड़की लाने के लिए, दहेज के लिए लाने के लिए वो ना करे, कि अगर छोटे घर की अगर एक पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो घर संभला रहेगा, वो सबकी देखभाल भी करेगी। अभी अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास सा होने लगा, थोड़ा-सा उसको ये लगने लगा कि पता नहीं बड़े घर की लड़की आकर एक अच्छी बहू बन सकेगी या नहीं। जब अमित उसको पूरी कहानी सुना रहा है, मौसी की ही घटना बता रहा है, तो उसको भी लगने लगा। अभी दोनों जब बात कर ही रहे थे, तो बाहर एक कार आकर रुकती है और धनीमल जी, जो सरिता के पिता हैं। याद रखना, कैरेक्टर्स का हमने पढ़ना है और जानना है कि कौन-कौन क्या-क्या है। धनीमल जी अपने कार से उतरकर घर में आते हैं और उनके पीछे-पीछे जो उनका ड्राइवर है, फल की पेटी, फ्रूट की एक पेटी लेके आ रहा है। और घर में अभी अमित के पिताजी नहीं थे, तो अमित ने ही उनका हाल-चाल पूछकर उनका वेलकम किया, उनको स्वागत किया। और बहुत रिस्पेक्ट के साथ कमरे में बिठा लिया। क्योंकि पिताजी नहीं है तो उसकी ड्यूटी बनती है, तो उसने वो काम बखूबी किया, अच्छे से किया। धनीमल जी के साथ आई जो पेटी थी, फल की पेटी, वो अमित को अच्छी नहीं लग रही थी। एक आँख भी नहीं भा रही थी। बहुत बुरा लग रहा था। वो समझता था कि उसके पैसे का वो अपने ही जादू दिखाकर ये रिश्ता करना चाहते हैं। तो कहते हैं अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं, फिर फल किस लिए लेके आ रहे हैं? तो अमित ने उनसे बोल ही दिया कि ये फल क्यों ले आए आप? इसकी क्या ज़रूरत थी? तो धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मँगाए थे। यहाँ भी वो अपनी अमीरी का बखान कर रहे हैं कि 4 पेटी कश्मीर से मँगवाए थे और वो कहते मैंने सोचा कि 1 पेटी अमित बेटे के घर भी ले चलें, खाकर देखें बहुत मीठे सेब हैं। कि अ, अभी ये बात सुन के अमित को अच्छा नहीं लगा और एकदम गुस्सा-सा ही उसको आने लगा। तो पर उसके पिताजी उसी समय कमरे में आ जाते हैं और अमित उठकर बाहर आ गया और अपनी माँ के साथ बैठ गया। माँ ने जब उसका फेस देखा, उसका चेहरे देखा तो बोला कि क्या बात है इतने उदास क्यों हो गए? तो वो बोलता है कि माँ अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता हुआ नहीं है और धनीमल जी फलों की पेटी लेके आ गए हैं और कहते हैं कि मीठे सेब हैं, जैसे हमने कभी मीठे सेब खाए ही नहीं। क्योंकि उनको उनकी बातें वो पसंद नहीं आ रही, जो वो अमीरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बातें अमित को अच्छी नहीं लग रही। तो माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है तो खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया है कि इसमें गुस्से मत करो। तो कहता है कि अच्छा तुम भी उनके पक्ष में ही, कि उन्हीं के तरफ तुम बोल रही हो। तो और इसीलिए तुमने ठान ही लिया है, मतलब पक्का सोच लिया है कि सरिता को ही इस घर में लेकर आओगी। और वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ने लग जाता है। और धनीमल जी क्यों आए थे उस दिन? उनको सरिता को दिखाने की डेट फिक्स करनी थी। मतलब इनको इनवाइट करना था कि हमारे घर आओ और हमारी लड़की से मिलो। उसकी डेट फिक्स करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे जो छठा अध्याय है वो समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी कौन-सा सीन चल रहा है। क्योंकि हर एक अध्याय के अलग-अलग सीन हैं और इंटरेस्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? और दोनों तीनों जगह की हमें पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अभी वहाँ पे वो फिक्स करके गए थे, डेट फिक्स हुई होगी, तो अभी सब देखने के लिए जाने वाले हैं। अमित के घर में बहुत चहल-पहल है, सब तैयार हो रहे हैं और जो अमित की माताजी हैं, वो तो बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं। और माता के कहने में आकर जो उनके पिता हैं, वो भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे, इंटरेस्ट आने लगा है उनको कि चलो हाँ, कर लेते हैं। क्योंकि हर रोज़ उनकी माँ उनकी प्रशंसा कर रही है ना, और प्रशंसा किस लिए कर रही है? क्योंकि दहेज ज़्यादा आएगा।
और अमित की बहन मधु ने भी अपनी जो होने वाली भाभी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसको भी लग रहा था कि जल्दी से देखा जाए। घर में सभी खुश नजर आ रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे, पर केवल अमित के चेहरे पर ही उदासी थी। वो नहीं चाह रहा था कि जाए और उस घर से रिश्ता जोड़े। और जब वो कल्पना ही कर लेता था, एक सोच ही लेता है कि वो उसके कि उसका आगे का हाल क्या होगा। वह उदास था कि उसके माता पिता एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। बार बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि वो बेचना चाहते हैं क्योंकि दहेज लेना चाहते हैं। और घर के सभी लोग नए नए कपड़े पहन के तैयार हैं। और तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। कार किसकी है? धनीमल जी की है यहाँ पर। और वहां उन्हीं का ड्राइवर इन सबको लेने के लिए आया है। मायाराम जी, उनकी पत्नी अमित व उसकी बहन मधु सब कार में बैठकर सरिता को देखने के लिए धनीमल की जो बेटी है उसको मिलने के लिए चल पड़ते। अभी कोठी के बाहर आके जो धनीमल की है वहां पर वो कार रुकती है और ड्राइवर उतर कर कार का दरवाजा खोलता है। और ये सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं। मतलब जिस रुआब के साथ उनको वहां स्वागत किया गया, तो उनको लग रहा कि वो बहुत बड़े आदमी। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही सबने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए, क्योंकि इतनी सुंदर उनका घर है। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी हुई थी। जो उनका घर था और जो लॉन था, उसमें घास थी। और लॉन में जो कुर्सियां पड़ी हुई थी बहुत रंग बिरंगी थी। यहाँ पे वहां का बयान किया गया है कि घर कैसा था उनका। और जो आसपास के जो गमले थे वो और भी सुंदर लग रहा था घर उसके कारण। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलता है। धनीमल जी बाहर आए और सबका स्वागत किया गया। उनके तो जो घर के नौकर भी थे वो भी यूनिफॉर्म में थे। अभी मेहमान आए हैं तो उनके लिए मिठाइयाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनके सामने रखे गए। और सभी को ये लग रहा था सरिता को देखा जाए, क्योंकि इसी काम के लिए गए हैं ना। तभी माया राम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची आई। और सरिता को देखते ही अमित के पैर तले से जमीन खिसक गई, धरती खिसक गई। क्योंकि जितनी उसकी प्रशंसा की जा रही थी, जितना उसको बताया जा रहा था, वो वैसी नहीं उसको लगी। नाक नक्श में, मतलब जो उसके नैन नक्श थे, जो उसके फीचर्स थे, उसमें आंखें बड़ी थी। और रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। गिरा हुआ था मतलब मीनू को बोला था सांवला, मतलब यहाँ पे और भी उसका बहुत ज्यादा सांवला था। पर यहाँ देखने के लिए क्या सब चीजें वो नजरअंदाज की जा रही थी उसकी फैमिली के द्वारा, क्योंकि अमीर घर की थी। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बिठाया गया। माँ सरिता से बातचीत करने लगी और उन्हें उसके उस रूप में भी सुंदरता लग रही थी। बहुत सुंदर उनको लग रही थी। रीजन हम जानते हैं क्यों वो सुंदर लग रही होगी। अमित व उसकी बहन चुपचाप बैठे थे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान, एकदम मतलब गुस्सा आ रहा था कि जो माँ उससे हंस हंस कर बातें कर रहे। और कहते क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को? अभी उसके मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? अमित को ये बात समझ आ रही। अनेक ऐसे प्रश्न अमित के दिमाग में चल रहे। धनीमल जी व माया राम जी ने आपस में बात करते रहे। और जब सब उठकर चले गए तो अमित व सरिता को एकांत में, मतलब अकेले बैठ के कि अभी बात कर लो, वो मौका दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा आपकी किस चीज में रुचि है, इंटरेस्ट किस में है? तो सरिता ने जवाब दिया पेंटिंग और ड्राइविंग। कार ड्राइविंग में उसको अच्छा लगता है। तो कहते कि उसके अलावा आप घर के काम कर लेते होंगे? अमित पूछता है। जिस बात का उसे डर था वही हुआ।
कहते मुझे घर के काम नहीं आते। घर में 4-4 नौकर हैं, काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे मुझे घर के काम में कहती कोई विशेष रुचि भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है कुछ ज़्यादा मुझे। सरिता ने बिना झिझक के उसको ये आंसर वो बोली। तो कहते शादी के बाद यदि काम करना पड़ा, तो आप किस प्रकार करेंगी? जिसका डर था वही चल रहा है ना यहाँ पर। तो सरिता ने बोला, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। क्योंकि शादी के बाद अगर यहाँ नहीं कर रही तो वहाँ क्यों करेगी? कैसे कर पाएगी वो? और नौकर तो वो यहीं से लेके जाएगी। यह जवाब सुनकर अमित एकदम हैरान रह जाता है और फिर उसने प्रश्न किया तुम्हारा एजुकेशन क्या है? कितना पढ़ी लिखी हो? तो उसने बोला मैंने सेकंड डिवीजन में बीए पास किया है। अभी यहाँ वो कंपैरिजन कर रहा है मीनू और सरिता का। वो कितना पढ़ी हुई है, ये कितना पढ़ी हुई है। कैसे वो एक घर के सारे काम जानती है, इसको कुछ नहीं आता है। तो अभी ये बातें चल ही रही थी, तो सभी ने उसके घर में जो कमरे में आए, खाने-पीने का जो भी उनका चला और धनी मल जी ने सबको मतलब जोर दे-दे के बार-बार बोल-बोल के खाना खिला रहे थे। मतलब रिस्पेक्ट कर रहे थे उसमें और अमित को अंदर से कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रीज़न हम समझ ही रहे हैं, उसको मीनू पसंद है, क्योंकि वो सादी है, सिंपल है, पढ़ी-लिखी है, परंतु यहाँ पर सीन अलग ही है। वो अ, क्यों नहीं पसंद कर रहा? यह प्रश्न आ सकता है कि क्यों नहीं पसंद कर रहा? सरिता के पिता और अमित के पिताजी आपस में बातें करते रहे और फिर वो घर आ जाते। घर पे आके सरिता के बारे में अपने-अपने सबने विचार बताए और माँ बोल पड़ी, "क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में।" कहते, "रंग ही ज़रा गिरा हुआ है, क्या बात है? शादी के बाद तो निखार आ ही जाता है।" मतलब उसको डिफेंड कर रही है कि वो अच्छी है। रीज़न 5 लाख। पिताजी के मुँह से भी धनी राम जी के द्वारा दिए गए 5 लाख रुपए वाला जो अ, बोल रहे थे, जो उन्होंने बोले थे, उसको उनको भी वही दिखाने लगे। कहते देखो ये लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है? जहाँ तक तो कहते रंग-रूप की बात है, तो 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला और शादी तो सभी की होती। मतलब वो सब अपने-अपने सफाई दे रहे हैं यहाँ पर। पर पिताजी यह तो कोई ज़रूरी नहीं कि काली भाभी ही हमारे घर में आए। अभी यानी मधु को भी वो पसंद नहीं आई हुई है। तो यहाँ पर पिताजी उसको चुप करवा देते हैं और अमित फिर पूछा जाता है कि अमित सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? तो अमित भी काफ़ी उदास सा नज़र आ रहा है। रीज़न हमें पता ही है। तो उदासी भरे स्वर में बोलता है कि पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने तो मेरी शादी धनी राम जी की बेटी के साथ करने की ठान ही ली है, कि आपने तो ये पक्का ही कर लिया, निश्चय कर लिया कि मेरी शादी वहीं करनी है। तो फिर पसंद-नापसंद क्यों पूछ रहे हैं? तो बेटे की ये बात सुनकर मायाराम को ये लगा कि वो तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो एक बार जो पिता के नाते उनके दिल में ये ज़रूर उठा, ये फीलिंग ज़रूर आई कि कहीं ये वो बच्चे के साथ अपने बेटे के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। कहीं उसकी ज़िंदगी तो उजाड़ने काम नहीं कर रहे हैं। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी मतलब अमित की माता ने भी अपने विचार प्रकट शुरू कर दिए। वो कहना शुरू कर दिया कि हमारे समय में कौन से लड़के-लड़कियों को दिखाया जाता था। सबकी शादी ऐसे ही हो जाती। आजकल लड़कों को लड़कियाँ दिखाने लगे हैं, तो बस हज़ारों कमियाँ निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, क्या ज़माना आ गया है कि लड़के-लड़कियों को दिखा रहे हैं तो बहुत दिमाग खराब हो गया। मतलब उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा उसके बारे में अपने विचार दे ही ना। क्योंकि उनको पता था कि अमित उसको पसंद नहीं कर रहा। ये सभी व्यंग जो ये जो बातें हो रही थी, अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा-लिखा होने के बावजूद भी उसमें ये साहस नहीं था कि वो अपनी माता का विरोध करके सरिता को रिजेक्ट करे और मीनू से शादी जिसको वो पसंद कर रहा है वो करे। हाँ, जो माँ बोल रही थी उसको बुरा बहुत लग रहा था, पर इतना हौसला न वो साहस न बटोर सका, इतना हौसला न कर सका कि माँ को कुछ
कहे और फिर अपना छोटा समूह लेकर छोटे से वो सो मतलब बिना अपने भावों को व्यक्त करते हुए कमरे से चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर वो साहस करके उस समय अपनी बात अपने पेरेंट्स से मनवाता तो आगे की काफ़ी सीन इस उपन्यास में बदल सकते थे। आज का वीडियो हम इसी के साथ खत्म करते हैं कि आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप भावी नागरिक हैं और ऐसी कहानियाँ हमें बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आगे की कहानी, आगे के उपन्यास में आगे क्या-क्या हो रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे और तब तक के लिए इसी विचार के सोचने के लिए मैं आपको यहीं छोड़कर आगे बढ़ती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।